आप सभी का स्वागत है कोको यूपीएससी पर। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाया है कि 20 साल पहले साल 2002 में जिन लोगों ने इनके साथ रेप किया और इनकी आंखों के सामने इनके परिवार वालों की निर्मम हत्या की, वो लोगों को जब 2008 में आजीवन कारावास की सजा हुई तो वो क्यों 2022 में रिलीज कर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा है बिल्किस बानो ने, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। और आज हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि बिल्किस बानो कौन है, कैसे ये केस आया और क्या परिस्थितियां थी 2002 में, गुजरात दंगों, गोधरा कांड, हम सबको बिल्कुल प्रिसाइसली और एक्यूरेटली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस डिस्कशन को आज शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक बड़ा ही विनम्र निवेदन है कि कृपया करके इस वीडियो को हिंदू या मुस्लिम बन के ना देखिएगा। अगर वो कोई भी व्यक्ति है जिसने ह्यूमैनिटी को, मानवता को शर्मसार किया है, भले ही वो गोधरा ट्रेन को जलाने वाले लोग हों या बिल्किस बानो के साथ रेप करने वाले लोग हों, वो कोई भी हो, अगर वो हिंदू हैं तो वो हिंदू गलत हैं, अगर वो मुस्लिम है तो वो मुस्लिम गलत हैं। तो बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम बन के क्लास में मत बैठिएगा, वरना आप ये वीडियो चाहें तो अभी छोड़ दीजिए। हम बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ पॉइंट टू पॉइंट जो सच था वो जरूर सामने रखेंगे, लेकिन ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखेंगे, तभी जाके आप एक आइडियल व्यक्ति कहलाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिल्किस बानो केस। चलें, तो इस केस को देखने से पहले हम पहले बात करें ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि ये पर्टिकुलर कांड बिल्किस बानो जी के साथ हुआ। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। ये बात है फरवरी 2002 की। फरवरी 2002 में गुजरात से कुछ कार सेवक जाते हैं अयोध्या। असल में कार सेवक होते हैं, कार मतलब होता है श्रम या लेबर, और सेवक तो यहां पर बात हो रही है ईश्वर की, श्री राम की सेवा। तो कार सेवक वो है, वो कहलाते हैं कार सेवक जो कि ईश्वर की सेवा के लिए अपना श्रम दान करते हैं, अपना श्रम, अपना लेबर डोनेट करते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में रखा था एक महायज्ञ आयोजित किया गया विश्व हिंदू परिषद द्वारा अयोध्या में 2002 फरवरी में। और गुजरात से कुछ लोग कार सेवक जाते हैं अयोध्या में इस यज्ञ को अटेंड करने। जब वो 25 फरवरी को वापस आते हैं तो जिस ट्रेन में बैठते हैं उसका नाम होता है साबरमती एक्सप्रेस। 1700 कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस में बैठकर अयोध्या से अब वापस आ रहे हैं अटेंड करके यज्ञ। कहां आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं गुजरात। तो जब ये गुजरात आते हैं तो 27 फरवरी को सुबह 7:43 AM पर, सुबह 7:43 पर हम देखते हैं कि गोधरा जंक्शन से बस थोड़ा सा ही दूर इमरजेंसी चेन खींची जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन रोक दी जाती है। और तभी हम देखते हैं कि पेट्रोल बम फेंके जाते हैं बोगी S6 के ऊपर, और ये बोगी देखते ही देखते धुआं करके जलने लग जाती है। और कुछ ही क्षणों में हम देखते हैं कि 59 लोगों की इसमें मौत हो गई। फिर शरीरों को निकाला गया, शरीर बुरी तरीके से बर्न थे, और कई सारे लोग जो बच भी गए तो वो इतने ज्यादा जल गए थे कि वो इतने दर्द से पीड़ित थे। तो ये बात है 27 फरवरी 2002 की, इसको ही हम कहते हैं गोधरा कांड। तो जहां पर आगे चल के हम देखते हैं कि 31 लोगों को इसमें कोर्ट ने दोषी ठहराया, जिनमें प्रमुख जो मास्टरमाइंड थे उनका नाम था फारूक बाना और इमरान शेरू। इनके सहित 31, मतलब ये मिला के टोटल 31 लोगों को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजाएं दी हैं। लेकिन ये तो आगे की बात है। जब ये घटना हुई फरवरी 2002 में 27 तारीख को, तब तुरंत ही गुजरात में सांप्रदायिक दंगे फैल गए और मुस्लिम हिंदुओं के बीच में जबरदस्त दंगा फसाद हमको देखने को मिलता है। और उसी स्थिति में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को खुलेआम सड़कों पे मार रहे हैं, माहौल खौफ का है। और तभी गुजरात के अंदर एक गांव में रहता था बिल्किस बानो का परिवार, क्योंकि ये सोच लेते हैं कि ये अपने गांव में सुरक्षित नहीं है, तो ये गुजरात छोड़ने की तैयारी करते हैं। और मैं बता दूं, बिल्किस बानो उस समय, मार्च की बात है, उस समय ये खुद 5 मंथ प्रेग्नेंट लेडी हैं, यानी गर्भवती थी, और उनका 5वां महीना चल रहा है। और साथ साथ उनके ही घर में इनकी ननद ने 12 घंटे पहले एक बच्ची को भी जन्म दिया था। तो 12 घंटे पहले एक बच्ची को जन्म दिया, और अब ये पूरा परिवार गुजरात छोड़ने की
कोशिश करता है। जैसे ये लोग अपने गांव से आगे बढ़ते हैं, दूसरे गांव की तरफ जाते हैं, अचानक इनको एक दंगाई भीड़ इनकी तरफ आते हुए दिखती है। ये लोग खेतों में छुप जाते हैं, लेकिन भीड़ इनको देख लेती है, और तब वो भीड़ जब इनको देख लेती है तो इनके परिवार की 4 महिलाओं के साथ रेप किया जाता है, और रेप तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक ये महिलाएं बेहोश नहीं हो जाती हैं। बिल्किस बानो भी बेहोश हो जाती हैं, और फिर इन महिलाओं को मार भी दिया जाता है, लेकिन क्योंकि उनमें से एक दंगाई को लगा कि बिल्किस बानो मृत हो गई हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है मृत समझकर, और इनके बाद में बाकी के जो परिवार के लोग थे उनको मार दिया जाता है। 7 लोगों को मार दिया जाता है, और उसमें वो 12 घंटे पहले जो ननद को जो बच्ची जन्मी थी जिसकी बात हमने की थी उसको तक मार दिया जाता है। फिर कई घंटों तक बिल्किस बानो उस खेत में बिल्कुल बेहोश पड़ी रहती हैं, और जब वो उठती हैं तो वो बिल्कुल आसपास कुछ क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं पाती, उठती हैं और एक आदिवासी व्यक्ति से कपड़े मांगती हैं। वो उनको कपड़े देता है। उसके बाद ये जैसे तैसे करके राहत शिविर पहुंचती हैं। ये पुलिस थाने जाती हैं और पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं। वहां पर इनकी रिपोर्ट जरूर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन सबूतों के अभाव में पुलिस इनका केस रद्द कर देती है और एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है कि इसमें तो कुछ था ही नहीं। और तब ये बिल्किस बानो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग, और तब जाके सुप्रीम कोर्ट इस पुलिस की रिपोर्ट को, बिल्कुल क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देता है। और जब सुप्रीम कोर्ट को ये बात लगती है कि लोकल पुलिस तो उल्टा खुद सबूत मिटाने में लगी है, तब सुप्रीम कोर्ट 2 काम करता है। पहला तो ये केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये केंद्रीय जांच एजेंसी है, जबकि जो लोकल जो स्टेट की पुलिस थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का विश्वास खत्म हो गया, तो सीबीआई को केस दे देते हैं। और तब बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट से कहती हैं कि मुझे आए दिन धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं, तुम्हें जान से मार देंगे, मैं 2 साल में 20 बार घर चेंज कर चुकी हूं, मुझे राहत दीजिए। तो तब सुप्रीम कोर्ट इनके केस को गुजरात से ट्रांसफर करके मुंबई भेज देते हैं। तो मुंबई में सीबीआई इनके पूरे केस की अब जांच कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि साल 2008 में सीबीआई के मुंबई कोर्ट ने 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दे दी। कई ऐसे भी लोग जो कि इस कोर्ट के अनुसार लिप्त थे, लेकिन इतना ज्यादा सबूत नहीं मिल पा रहा है कि इनको हम सजा दे पाएं, तो इसलिए इनको छोड़ भी दिया गया। लेकिन 11 लोगों को इसमें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई साल 2008 में। आप सुनिएगा, इंडिया में आजीवन कारावास का मतलब है कि मिनिमम 14 साल और हो सकता है मैक्सिमम मरने तक। तो जिन बच्चों को ये बात नहीं मालूम कि आजीवन कारावास क्या होता है, आजीवन कारावास का मतलब होता है कि कम से कम 14 वर्ष और अधिकतम मरने तक आपको जेल में रहना पड़ सकता है। और तब हम देखते हैं कि आगे चल के इनमें से एक व्यक्ति साल 2022 में, जिनका नाम होता है राधेश्याम भगवान दास शाह, ये साल 2022 में ये उन 11 दोषियों में से एक हैं जिनको 2008 में सजा मिली है। तो ये जो व्यक्ति हैं ये सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हैं कि कृपया करके, क्योंकि हमने अपना 14 वर्ष तो बिता ही दिया है, तो हम पर विचार किया जाए हमको रिलीज करने का। मैं आपको फिर बोलता हूं, आजीवन कारावास में मिनिमम 14 साल काटने जरूरी हैं, और ज्यादा में ज्यादा कितने काटोगे वो डिपेंड करता है आपके व्यवहार पर, जेल के अंदर कैसा व्यवहार है, आपने क्या किया था जिसकी वजह से आप अंदर आए, क्राइम के ऊपर भी है। तो जब इनको 14 साल तो हो गए, क्योंकि 2008 में ये लोग जेल में अंदर गए थे और उसके बाद 2022 तक ये अभी जेल में ही थे, तो तब एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है कि रिहाई पर विचार किया जाए हमारी। इसी साल की बात है, मार्च 2022 की बात है। और तब सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार को बोलता है कि आप विचार करो कि क्या इनको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा कांड था ये गुजरात में हुआ था, इसलिए गुजरात सरकार इस पे विचार विमर्श करेगी। और तब हम देखते हैं 10 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने इन 11 दोषियों को, जिनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी, इनको छोड़ने का आदेश दे दिया और इनको रिहा कर दिया गया। क्यों रिहा कर दिया? गुजरात सरकार ने बोला कि हमारी एक 1992 की नीति बनी हुई है जो कहती है कि जेल में अगर किसी कैदी ने 14 साल की सजा पूरी कर ली है और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया है तो उनको छोड़ सकते हैं। और क्योंकि इन कैदियों ने, इन 11 दोषियों ने, क्योंकि 14 साल की सजा तो पूरी कर ली थी, तो टेक्निकली 1992 का ये जो रूल बनाया गया गुजरात सरकार के द्वारा, ये इन पर लागू होता है, और इसलिए गुजरात सरकार ने इनको रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद ये आप देख सकते हो गोधरा सब जेल, ये अभी अगस्त की तस्वीरें हैं, इनका स्वागत भी किया गया, जो बड़ी ही बेकार बात थी। भाई आपने अगर उनको रिलीज भी कर दिया, चलो एक नियम था, वो
ठीक है भाई, नियम के अंतर्गत रिलीज कर दिया आपने, कोई बात समझ में आ रही है, लेकिन आप कैसे स्वागत कर सकते हो ऐसे लोगों का? मैं फिर बोलता हूं, हिंदू मुस्लिम बन के नहीं सुनना है ये टॉपिक हमको इंसान बन के सोचना है। किन्हीं लोगों ने किसी औरत का रेप किया है, परिवार के सदस्यों को मारा है, आप वो बाहर आ रहे हैं तो आप कैसे उनका स्वागत कर सकते हो? मेरे नजर में तो ये और बड़ा अपराधी है। आगे की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट 13 दिसंबर को बिल्किस बानो की उस याचिका पर सुनवाई करेगा। आप सुनना, अब बिल्किस बानो जी ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि भाई इन लोगों को कैसे छोड़ दिया गया। इनने 2 ग्राउंड्स पर, 2 आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला है कि कैसे गुजरात सरकार ने इन 11 दोषियों को रिहा कर दिया, और अब 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इसी पर सुनवाई करेगा। सुनिएगा क्या है। 2014 की हालिया छूट नीति की बजाय, सुनना, असल में गुजरात सरकार ने 1992 का रूल इस्तेमाल किया, लेकिन क्या आप जानते हैं साल 2014 में भी गुजरात सरकार एक नया रूल लाई थी, और 2014 का ये रूल कहता था कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो कि बलात्कार या मर्डर के केस में अंदर गया है तो उसके लिए आजीवन कारावास का मतलब है मरने तक उसको जेल के अंदर रहना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला? आजीवन कारावास के अंदर मिनिमम 14 ईयर्स, मिनिमम 14 साल आपको जेल में रहना पड़ता है, और ज्यादा में ज्यादा कितना रहोगे वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा क्राइम किया है या आपका जेल के अंदर व्यवहार क्या था। मतलब आपका जो ऊपर सरकार बैठी उसके ऊपर है कि वो आपको 14 के बाद कितने साल तक रखे रहे। लेकिन 2014 में गुजरात सरकार ने एक नियम क्या बनाया था? गुजरात सरकार ने नियम बनाया था कि अगर कोई व्यक्ति बलात्कार या मर्डर के केस में गया है तो उसको आजीवन कारावास, उसके लिए मतलब मरने तक उसको जेल के अंदर रहना पड़ेगा। तो बिल्किस बानो ने यह किया है, बिल्किस बानो ने यह किया है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते हुए कहा है कि भाई 2014 की नीति गुजरात सरकार ने क्यों उल्लंघन कर दी? उनने अपनी पुरानी नीति को क्यों ध्यान दिया, नया नीति पर क्यों ध्यान नहीं दिया? लेकिन सुनिएगा, मुझे लगता है कि बिल्किस बानो का यह पॉइंट खारिज हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में जो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20 का जो क्लॉज 1 है, आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 है, वो कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून लागू नहीं होगा। यानी किसी व्यक्ति ने अगर जिस समय कोई काम किया है उसमें जितनी सजा लिखी थी उस पर वही लागू होगी, बाद में आप कोई कानून लाके अगर वो सजा बढ़ा भी देते हो तो भी उस पर लागू नहीं होगी। जैसे किसी व्यक्ति ने आज, एक व्यक्ति ने आज मान लो किसी से पैसे चुराए हैं, और पैसे चुराने के लिए आज की तारीख में सजा है 10 कोड़े, मान लो 10 कोड़े सजा है आज की तारीख में पैसे चुराने के लिए। तो कल को एक नया कानून आ गया और उसने कोड़े को 20 कोड़े कर दिया कि 20 कोड़े मारो, लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति ने चोरी आज की थी तो उसको 10 कोड़े ही मारे जाएंगे। आप बाद में अगर कानून ले आते हो वो उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि जब उसने क्राइम किया था तब 10 कोड़े का ही नियम था। इसलिए क्योंकि जब ये जो 11 दोषी हैं, इनने जब ये कांड किया 2002 में, रेप किया, मर्डर किया, तब 2002 में किया, और 2002 में जब किया तो 2014 वाली नीति इन पे इसलिए लागू नहीं होगी। 2014 वाली नीति, नई वाली नीति इन पे लागू नहीं होगी। नई वाली नीति क्या बोलती है? भाई किसने बलात्कार या मर्डर किया किसी का तो उसको छोड़ेंगे ही नहीं, आजीवन कारावास मतलब आजीवन रहना ही है। लेकिन ये 2014 में नीति आई है, जबकि कांड 2002 में किया, इसलिए इन पर कौन सा नियम लागू होगा? 1992 का। तो इस पॉइंट के अंतर्गत मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इनकी याचिका को, पहले वाले पॉइंट को खारिज कर दे। अब दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं, क्यों बिल्किस बानो ने लगाया है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा पॉइंट क्या है? बिल्किस बानो कहती हैं क्योंकि मुंबई की सीबीआई कोर्ट के पास केस ट्रांसफर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बोला कि आप रिहा करना चाहो तो करो? महाराष्ट्र सरकार को पूछना चाहिए था, क्योंकि महाराष्ट्र के कोर्ट ने किया। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात को क्यों ऑर्डर दिया, गुजरात सरकार को, कि तुम्हें रिहा करना है तो तुम देख सकते हो। इस साल मार्च में क्यों ऐसा किया सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि जो पूरा कांड था गुजरात में हुआ था, तो ये सुप्रीम कोर्ट का सोचना है। लेकिन बिल्किस बानो ने इस बात पर याचिका लगाई है कि भले ही पूरा जो कांड है वो गुजरात में हुआ है, लेकिन फैसला तो मुंबई की कोर्ट ने दिया था, इसलिए महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहिए कि छोड़ना है कि नहीं। तो ये 2 पॉइंट पर बिल्किस बानो ने लगाया है सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका। मुझे उम्मीद है कि आप इस केस को पूरा डिटेल में समझ गए हो कि क्या मुद्दा है, क्यों बिल्किस बानो ने केस लगाया, क्या पूरा गोधरा कांड था। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप जरूर बताएं कि आपके खुद के विचार इसमें क्या हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्या रिहा कर देना चाहिए था उनको कि नहीं करना चाहिए था, और क्या अब जो रिव्यू पिटीशन लगाए क्या वापस इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये सबका मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हिंदू या मुस्लिम बन के जवाब नहीं दीजिएगा। चल, तो अब हम लोग अपनी क्लास को
यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को उन तमाम जगहों तक पहुंचाएं जहां पे आपको लगता है कि लोगों को और जानकारी लॉ की होनी चाहिए या इस प्रकार के केसों की जानकारी होनी चाहिए अपने अधिकारों की संरक्षा करने के लिए। चलिए तो अब हम लोग अपनी क्लास को ही वाइंड अप करते हैं। आप सभी बच्चे जा सकते हो कि बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।